हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जननांकी, जो कि अर्थशास्त्र का एक पेपर है जिसे आप MA 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और क्योंकि सिलेबस में बदलाव होता रहता है तो हो सकता है कि ये आपको किसी और सेमेस्टर में भी पढ़ने को मिले। तो आज हम जननांकी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जननांकी पेपर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी कुछ आधारभूत अवधारणाओं को समझना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप जननांकी जो पेपर है उसको बहुत आसानी से समझ सकें, जननांकी विषय को अच्छे से समझ सकें और उसका अध्ययन कर सकें। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम आशीष है और मैं आपको जननांकी अर्थशास्त्र के जितने भी पेपर हैं उनके वीडियोज़ के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। आप घर बैठे ही हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अध्ययन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई भी विषय हो तो उसकी एक प्रस्तावना होती है जिसके बारे में हम शुरुआती जो नॉलेज है उसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो इसका जो विषय प्रवेश है, यानी कि इस विषय को पढ़ने से पहले आपको कुछ जो आवश्यक जानकारियां हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जननांकी जो विषय है वो जनसंख्या से संबंधित है। इसमें जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन और जो जनसंख्या संबंधी विशिष्ट अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जननांकी विषयक जो आधारभूत अवधारणाएं हैं वो क्या हैं, आप इसको पहले जान लीजिए। और अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से इन अवधारणाओं में कुछ अवधारणाओं को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, पहली जो अवधारणा है वो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जनसंख्या, किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो निर्बाध गति से बढ़ती रहती है या घटती रहती है। कभी घटती भी है तो कभी बढ़ती है और उसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि जो जनसंख्या है उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है और कुछ लोग जन्म भी लेते हैं। तो जन्म और जो मृत्यु है, ये जो दोनों ही कारक हैं, ये जैविक क्रियाएं मानी जाती हैं, यानी कि निश्चित रूप से घटित होती हैं। लोगों का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। तो इन दोनों ही जैविक क्रियाओं को जैविक घटक के नाम से जननांकी में जाना जाता है। यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के लिए दो घटक जिम्मेदार हैं। पहला जैविक घटक, और जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ क्रियाएं होती हैं जिसे प्रवास व आवास कहते हैं। इसको हम सांस्कृतिक घटक या कल्चरल कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दो चीजें समझना है। जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है वो दो घटक हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा है सांस्कृतिक घटक। जैविक घटक में दो चीजें आती हैं, जन्म और मृत्यु। जैसे जननांकी की भाषा में फर्टिलिटी और मोर्टलिटी भी कहा जाता है, यानी कि जन्म को जननांकी की भाषा में प्रजननशीलता कहा जाता है और जो मृत्यु है उसे मरणशीलता के नाम से जानते हैं। तो प्रजननशीलता को फर्टिलिटी कहा जाता है और जो मृत्यु है जिसे मरणशीलता कहते हैं जननांकी भाषा में, उसको मोर्टलिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रजननशीलता मतलब फर्टिलिटी और जो मरणशीलता है उसको हम मोर्टलिटी के नाम से जानते हैं। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि आवास और प्रवास, लोग कई जगह पर धनार्जन के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, रहते हैं और काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो सांस्कृतिक घटक कहते हैं, यानी कि कल्चरल कंपोनेंट कहा जाता है। दूसरा जो है वो है जनसंख्या ह्रास और जनसंख्या वृद्धि। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी देश की जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता लगातार। अगर किसी देश की जनसंख्या घटती है तो उसे जनसंख्या ह्रास कहते हैं, और जनसंख्या ह्रास को इंग्लिश में पॉपुलेशन डिक्लाइन कहा जाता है। और अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगला जो घटक है वो है प्रति व्यक्ति आय। तो अर्थशास्त्र के आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से जानते होंगे कि प्रति व्यक्ति आय कैसे कहते हैं। किसी देश की जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें अगर हम
उस देश की जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाती है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या जननांकी में जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं। अगला जो है वो है विकास दर। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं, किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी तुलनात्मक अध्ययन विकास दर के माध्यम से ही ज्ञात किया जा सकता है। आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा देश विकास कर रहा है, उसके विकास का स्तर किस तरह का है। तो जो विकास दर है उसको समृद्धि दर भी कहा जाता है, और समृद्धि दर ही किसी देश के विकास की सूचक मानी जाती है। यानी कि आप समृद्धि दर के माध्यम से ही ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा देश किस प्रगति से विकास कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो समृद्धि दर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रगतिशील समृद्धि। अगर किसी देश की आय में जो वृद्धि होती है वो उस देश की जनसंख्या वृद्धि से तीव्र गति से होती है, यानी कि जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वो उस देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है, तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय होती है वो बढ़ती हुई होती है, और इस स्थिति को प्रगतिशील समृद्धि कहा जाता है, जिसे आप प्रोग्रेसिव ग्रोथ भी कहते हैं। यानी कि प्रगतिशील समृद्धि, और दूसरी होती है अधोगामी समृद्धि, जिसे इंग्लिश में रिग्रेसिव ग्रोथ कहा जाता है। इस स्थिति में किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उससे कम होती है, यानी कि उस देश की राष्ट्रीय आय उतनी नहीं बढ़ती जितनी की जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा होती है और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो कम होती है। इस स्थिति में उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो घटती हुई होती है। परिणाम स्वरूप उस देश का जो विकास है वो अवरुद्ध होता है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है, और इस तरह की जो स्थिति है वो अल्प विकसित और विकासशील देशों में पाई जाती है। तीसरी जो स्थिति है वो है स्थिर समृद्धि, जिसे स्टेशनरी ग्रोथ भी कहा जाता है। इस स्थिति में फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप इस स्थिति में न तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और न ही घटती है। तो ये एक तीसरी स्थिति होती है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स टिकाऊ समृद्धि, पोषणीय विकास और समावेशी विकास। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि टिकाऊ समृद्धि क्या होती है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि उस देश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से अधिक होती है, परिणाम स्वरूप उस देश की प्रति व्यक्ति आय, उस देश के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ती हुई होती है, तो वो टिकाऊ समृद्धि में आती है। यानी कि किसी देश की जो ग्रोथ रेट है, जिसे हम विकास दर कहते हैं, वो लंबे समय तक प्रगतिशील समृद्धि के तौर पर बनी रहती है। यानी कि किसी देश की जो विकास दर है वो काफ़ी लंबे समय तक बढ़ती हुई होती है, तो उसको हम टिकाऊ समृद्धि कहते हैं। टिकाऊ का मतलब किसी देश की जो ग्रोथ रेट है वो टिकाऊ बनी हुई है काफ़ी समय तक, तो उसको टिकाऊ समृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि हमने आपको बताया टिकाऊ समृद्धि के बारे में, और जो अगला महत्वपूर्ण घटक है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिसे पोषणीय विकास कहा जाता है। इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो ये जो परिभाषाएं हैं इनको आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, पोषणीय विकास क्या है, और एक और जो वर्तमान में चल रहा है वो है समावेशी विकास। इन दोनों में फ़र्क क्या है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि समावेशी विकास किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पोषणीय विकास क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो पोषणीय विकास फ्रेंड्स उसको इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि विकास की वह स्थिति है जिसमें हम भावी पीढ़ी को जो उपलब्ध संसाधन है उनका नुकसान किए बिना हम विकास करते हैं, तो उसे हम पोषणीय विकास कहते हैं। एक बार और अच्छे समझ लीजिए, पोषणीय विकास की वह स्थिति है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान किए बिना हम विकास करते हैं, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, उसको जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें किसी भी तरह की कमी ना हो। तो इस तरह का विकास पोषणीय विकास कहलाता है।
अगला है समावेशी विकास, जिसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, समावेशी का मतलब होता है समान रूप से सभी का विकास हो, यानी कि विकास की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है उनका जो लाभ है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, गरीब से गरीब तबके तक पहुंचे, तो उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, अंत में जो व्यक्ति है उस तक भी उस योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, तो उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि किसी खास वर्ग का विकास नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग का विकास हो तो उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ जनांकीकी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिसके बारे में हमने जाना। जो अवधारणाएं हैं उनको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि वो कौन कौन सी हैं। पहला, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। इसमें हमने 2 घटक के बारे में बताया आपको, जैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। दूसरा जो घटक है वो है जनसंख्या ह्रास और जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या ह्रास वह स्थिति है जब किसी देश की जनसंख्या घटती है तो घटने को जनसंख्या ह्रास या जनसंख्या पॉपुलेशन डिक्लाइन कहा जाता है। और जब किसी देश की जनसंख्या में परिवर्तन इस तरह की होता है कि उस देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तीसरा जो घटक था वो हमने पढ़ा प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा। तो प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में उस देश की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते ये एक बहुत ही छोटी चीज है और इन सभी चीजों का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है विकास दर। विकास दर को हमने 3 भागों में बांटा है, यानी कि विकास दर ऐसा कह सकते हैं कि 3 प्रकार की होती है। प्रगतिशील समृद्धि, विकास दर को समृद्धि दर भी कहते हैं। तो 3 भागों में हमने बांटा है। प्रगतिशील समृद्धि जिसे प्रोग्रेसिव ग्रोथ कहते हैं, दूसरा है अधोगामी समृद्धि जिसे हम रिग्रेसिव ग्रोथ कहते हैं, और जो तीसरी है वो है स्थिर समृद्धि जिसे स्टेशनरी ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। प्रगतिशील समृद्धि का मतलब यह है कि जो अर्थव्यवस्था है वो प्रगति कर रही है तो उसे हम प्रगतिशील समृद्धि कहते हैं। अर्थव्यवस्था प्रगति तब करेगी जब उस देश की राष्ट्रीय आय उस देश की जनसंख्या में वृद्धि होने की दर से अधिक होती है, तो उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बढ़ती हुई होती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रगतिशील समृद्धि। अगला जो हमने बताया कि अधोगामी समृद्धि, जब किसी देश की आय में होने वाली वृद्धि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से कम होती है, परिणाम स्वरूप उस देश की प्रति व्यक्ति आय घटती हुई होती है, और इस तरह की जो दशा है वो अल्प विकसित और विकासशील देशों में पाई जाती है। भारत भी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तीसरी है स्टेशनरी ग्रोथ, यानी कि स्टेशनरी ग्रोथ यानी कि स्थिर समृद्धि। इसमें राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में उस देश की जनसंख्या की वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप उस देश की प्रति व्यक्ति आय में न तो वृद्धि होती है और न ही उस देश की प्रति व्यक्ति आय घटती है, तो इस स्थिति को हम स्थिर समृद्धि या स्टेशनरी ग्रोथ कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है टिकाऊ समृद्धि, पोषणीय विकास और समावेशी विकास। तो टिकाऊ समृद्धि को हम स्टेडी ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में। टिकाऊ समृद्धि का मतलब है, जैसा कि शब्द से आप जानते हैं कि टिकाऊ का मतलब होता है कि काफी लंबे समय तक जो वृद्धि बनी रहे, तो उसे हम टिकाऊ समृद्धि कहते हैं। किसी देश की जो आय में वृद्धि है काफी लंबे समय तक बनी रहती है, जबकि उस देश की जो जनसंख्या है वो धीमी गति से वृद्धि करती है और आय में होने वाली वृद्धि तीव्र होती है जनसंख्या में वृद्धि की दर से। परिणाम स्वरूप उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई होती है, तो इस स्थिति को टिकाऊ समृद्धि कहते हैं। टिकाऊ समृद्धि मतलब लंबे समय तक जब किसी देश की विकास दर है वो बढ़ती हुई बनी रहती है, 4-5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो टिकाऊ समृद्धि कहलाती है। पोषणीय विकास का मतलब होता है, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा पोषणीय विकास और समावेशी विकास क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पोषणीय विकास का मतलब होता है कि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है उनका इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां उसके लिए खत्म ना हो जाए। उनका हमें इस तरीके से दोहन नहीं करना है कि वो आगे के लिए खत्म हो जाएं और हम अपना वर्तमान के विकास के लिए पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करके बैठ जाएं और बाद में चाहे हमारी जो पीढ़ियां हैं वो कुछ भी करें। तो इस तरह का विकास पोषणीय विकास नहीं है। पोषणीय विकास का मतलब होता है भावी पीढ़ियों
को प्राकृतिक संसाधनों को ठीक तरीके से उनको ट्रांसफ़र हो सकें, यानी कि भावी पीढ़ियों को हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो जस का तस उपलब्ध कराएं और उनको किसी तरह का नुकसान ना हो और हम विकास करें, तो हम उसे पोषणीय विकास कहेंगे। समावेशी विकास का मतलब होता है कि जो विकास हो रहा है वो किसी खास वर्ग का विकास नहीं होना चाहिए, जबकि उस देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी का विकास होना चाहिए। देखिए, विकास में कई चीज़ें शामिल होती हैं। कई बार जो अमीर लोग हैं वो लोग बस विकास करते हैं और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है, तो वो समावेशी विकास नहीं है। समावेशी विकास वो है जिसमें देश का प्रत्येक वर्ग, वो चाहे गरीब हो, चाहे अंत से अंत में बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उस तक भी विकास पहुंचना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए, उसकी भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। तो वो फ्रेंड्स समावेशी विकास है। अब फ्रेंड्स हम देखें कि हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उसको नुकसान होगा या नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर किसी देश की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 1% वार्षिक या उससे कम दर से बढ़ती है तो वहां पर जनसंख्या धीमी गति से वृद्धि कर रही होती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था पर विस्तारक प्रभाव पड़ता है, जिसे हम एक्सपेंशन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर किसी देश की जो आय है वो इस स्तर से बढ़ती है कि वहाँ की जनसंख्या का जो वृद्धि है वो कम रहती है, यानी कि अगर 1% इससे कम की दर से किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वो उस देश के लिए लाभदायक है, उस देश की अर्थव्यवस्था के लाभदायक है, उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर विस्तारक प्रभाव पड़ता है, जिसे हम एक्सपेंशन इफेक्ट कहते हैं। दूसरी स्थिति ये है, अगर किसी देश की जनसंख्या 2% वार्षिक या उससे अधिक दर से बढ़ती है तो परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र गति से होती है और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है और उस समय अर्थव्यवस्था में संकोचक प्रभाव पड़ता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट या बैकवॉश इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरह की स्थिति अल्प विकसित और विकासशील देशों में पाई जाती है। भारत भी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो जननांकी विषय है वो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, जैसे कि भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। अगर आप अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल के स्टूडेंट हैं तो जननांकी एक पेपर के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। जननांकी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल जैसे समाज विज्ञानों की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो ये तीनों विषय के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे वीडियोज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं घर बैठे ही। तो ये फ्रेंड्स हो गया विषय प्रवेश और ये आधारभूत अवधारणाएं। अगले वीडियो में आपको जो जननांकी की परिभाषाएं हैं वो हम बताएंगे और बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और अगला वीडियो जरूर देखिए जो जल्द ही आने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।